बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ईपीएस के अंदर डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हम लोग बोनस इशू करते हैं, इशुएंस ऑफ शेयर्स फॉर नो कंसीडरेशन, तो हम लोगों ने उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो लेक्चर के एंड पर हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 9 को डिस्कस किया था। एग्जाम्पल नंबर 9 का एक मतलब फिर से देखें कि हम लोगों ने एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर किस तरह से फाइंड करनी है। तो इसके लिए इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो हमारे पास फुल मार्केट प्राइस के ऊपर भी नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं और हम लोग बोनस इशू भी कर रहे हैं 1 जुलाई को। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने एवरेज कैसे फाइंड करनी है। हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स किस तरह से आएंगे। स्टार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2 मिलियन। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, लेकिन आप लोगों ने जो मेथड फॉलो करना है ना, वो आपकी बुक का मेथड है। अगर आप इस मेथड के मुताबिक चलेंगे तो जितनी मर्जी चेंजेस आ जाएं इसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स अप्लाई हो रहे होंगे, तो आपको ना किसी किस्म का कोई इशू नहीं होने वाला। अब सबसे पहली चीज ये आती रहती है कि आपने देखना होता है कि क्या कोई ऐसा चेंज तो नहीं जिसकी वजह से एडजस्टिंग फैक्टर आ रहा हो। तो फुल मार्केट प्राइस के ऊपर अगर आप लोग इश्यूएंस ऑफ शेयर्स करते हैं तो उसके ऊपर कोई एडजस्टिंग फैक्टर नहीं आता, लेकिन अगर आप लोग बोनस इशू करते हैं तो एडजस्टिंग फैक्टर आता रहता है। एडजस्टिंग फैक्टर का फार्मूला हमारे पास होता रहता है नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू एंड नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू। अब सबसे पहले आप लोगों ने बिल्कुल इसी को सोचना है कि बोनस इशू करने से पहले मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, बोनस इशू करने के बाद मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। और इसको बिल्कुल ऐसे लेके चलना है जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में करते हो। मतलब कोई टाइम वगैरह को देखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट एडजस्टिंग फैक्टर फाइंड कर रहा हूं, ना कि अभी मैं एवरेज फाइंड करने जा रहा हूं। तो अगर आप लोग देखें कि मेरे पास 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स एट द स्टार्ट, 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद देखें मैंने चेंज क्या लाया इसके अंदर, ये मैं अमाउंट इन रुपीज 1000 लिख रहा हूं। ये 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। उसके बाद क्या हुआ, तो ये 500 तो एज इट इज इसमें शामिल हो जाएगा। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 2500। अब जब बोनस इशू करना होगा ना, तो बोनस इशू करने से पहले नंबर ऑफ शेयर्स उसके ऊपर बोनस इशू किया जाता है, ना कि ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो हम लोगों ने जब बोनस इशू किया 1 जुलाई को, उस दिन हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 2500। तो हम लोगों ने 2500 के ऊपर जाके बोनस इशू करना है। तो 2500 बोनस इशू करने के लिए हम लोग करेंगे 2500 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो हम लोगों ने बोनस इशू किया 1250। तो बोनस इशू करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स, अब आप लोगों ने इसका एडजस्टिंग फैक्टर फाइंड करना है। एडजस्टिंग फैक्टर कैसे, आफ्टर कितना है 3750 डिवाइडेड बाय बिफोर 2500 मतलब 2.5 मिलियन। भाई बोनस इशू करने से पहले और बोनस इशू करने के बाद इसमें फुल मार्केट प्राइस नहीं शामिल। मतलब इस तरह से नहीं सोचना कि शायद फुल मार्केट प्राइस से भी पहले 2 मिलियन के साथ डिवाइड नहीं कर देना। आपने देखना है बोनस इशू करने से पहले कितने थे और बोनस इशू करने के बाद कितने हैं। तो अब यहां पर हमारे पास इससे पहले कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 2500। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया एडजस्टिंग फैक्टर। ऑलराइट, अब इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी एडजस्टिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा, आपने कंपैरेटिव ईयर्स के ईपीएस को रीस्टेट करना होता है, और उसके लिए हम लोगों ने दो मेथड्स देखे। अब यहां पर हमें सिर्फ कंपैरेटिव ईयर्स का ईपीएस बता दिया गया है, तो इसके ऊपर दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड नहीं। अब यहां पर सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दिया करो रिवर्सल ऑफ एडजस्टिंग फैक्टर। तो रिवर्सल इसका क्या बनेगा,
तो हमारे पास इसका ईपीएस कितना हो जाएगा, प्रीवियस ईयर 2001 का ईपीएस कितना हो जाएगा 20। अब अगर 2002 का ईपीएस हम लोगों ने फाइंड करना है तो पहले आप लोगों ने वैसे करंट ईयर का ईपीएस फाइंड करना होता है, और जो रीस्टेट किया जाता है ईपीएस वो आप लोगों ने बाद में बताना होता है। अच्छा, अब जब पहुंचे तो हमें पता चला कि अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, अब ये कैसे फाइंड करें? अब इसको फाइंड करने के लिए एक मेथड इन्होंने बता दिया, जो कि आप लोगों ने इसी तरह से ही फॉलो करना है। कि आप लोगों ने देखा कि 1 जनवरी से मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 2 मिलियन। अब आपने देखना है कि नेक्स्ट चेंज कब आया। तो नेक्स्ट चेंज हम लोगों ने फुल मार्केट प्राइस के ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए थे, वो कब किया हम लोगों ने? तो 31 मार्च तक मेरे पास 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स रहे। तो मैं इसके साथ टाइम फ्रैक्शन कितने मंथ्स का लगाऊं? जनवरी, फेब एंड मार्च, 3 मंथ्स का मैं इसके साथ टाइम फैक्टर लगा दूंगा। ओके, अब देखें कि क्या आने वाले चेंजेस में कोई ऐसा चेंज है जिसके ऊपर एडजस्टिंग फैक्टर हो? आंसर मिला यस। बोनस इशू है, उसके ऊपर एडजस्टिंग फैक्टर है। जब तक बोनस इशू शामिल नहीं हो जाता एडजस्टिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता रहेगा। क्लियर? तो आपने इसके साथ एडजस्टिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है 3/2, आपके पास इसकी एवरेज आ जाएगी। फिर आप न्यू चेंज लेकर आए, फुल मार्केट प्राइस के ऊपर था, तो फुल मार्केट प्राइस पर 500 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। तो 31 मार्च को आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन। तो आपने नेक्स्ट बोनस इशू कब किया जाकर? 1 जुलाई। तो मार्च एंड हो गया था, अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ्स के लिए। तो टाइम फैक्टर लगेगा 3 मंथ्स का। लेकिन मुझे यह बताएं, एडजस्टिंग फैक्टर क्या हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं? मतलब बोनस इशू क्या हम लोग अकाउंट फॉर कर चुके हैं? नहीं, तो एडजस्टिंग फैक्टर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3/2। ऑलराइट, अब इसकी एवरेज आपके पास आ गई। फिर आप लोगों ने बोनस इशू किया। बोनस इशू कितने नंबर ऑफ शेयर्स किया आप लोगों ने? आपने 2.5 मिलियन के ऊपर किया। आपको क्या वैल्यू मिली? 1250। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? कब से? 1 जुलाई से कब तक? कितने अरसे के लिए? अब एडजस्टिंग फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि बोनस इशू शामिल हो चुका है। बात क्लियर? और आपके पास एवरेज आ गई 3,562,500। ऑलराइट, एनी इशू? तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने एवरेज इसी तरह से ही फाइंड करनी है। क्या आप लोगों ने अपने पास एक टेबल बना लेना है, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स को देखते जाएं और उन नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करते जाना है टाइम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। तो आप लोगों के पास वेटेड एवरेज आ। ऑलराइट, कर लेंगे सॉल्व। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, शेयर स्प्लिट। अब अगर इस तरह से एवरेज फाइंड करने का मेथड आपको आता है ना, अब चाहे शेयर स्प्लिट हो, शेयर कंसोलिडेशन हो या डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर हो, आप इजीली उनको अकाउंट फॉर कर लेंगे। अब शेयर स्प्लिट हमारे पास क्या होता रहता है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा मतलब हिंट दिया था शेयर स्प्लिट के हवाले से। स्प्लिट का क्या मतलब होता है कि मेरे पास एक चीज है, उसको 2 पार्ट्स में अलग अलग कर दो, तोड़ दो उसको, मतलब एक शेयर 2 शेयर्स के इक्वल हो जाए, स्प्लिट कर देना। एक शेयर 3 शेयर्स के इक्वल हो जाए, एक शेयर 5 शेयर्स के इक्वल हो जाए, तो वो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक चला जाएगा। सपोज आपके पास था 100 रुपए का एक शेयर, आपने जो पार वैल्यू कंसीडर की हुई थी वो 100 रुपीज थी। अब जिसने 100 रुपीज दिए थे उसने तो एक शेयर लिया हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर आपने अपने शेयर्स की वैल्यू को 50 रुपए कर दिया। तो जिसके पास एक शेयर था वो क्या कंसीडर करे? उसके पास 50-50 वाले 2 शेयर हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भाई 100 रुपए का एक नोट अपनी पॉकेट में रख लो, 100 रुपीज की वर्थ है। अपनी वर्थ, अपने शेयर कैपिटल को नहीं कम करना आप लोगों ने। इसकी वजह से, शेयर स्प्लिट की वजह से या शेयर कंसोलिडेशन की वजह से आपके शेयर कैपिटल की अमाउंट में फर्क नहीं आना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स में फर्क आ सकता है। कैसे? अब मेरे पास भाई 100 रुपए हैं, मैं 100 रुपए का एक ही नोट अपनी पॉकेट में रख लूं,
₹100 ही हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, मैं 50-50 वाले दो नोट कर दिया, मैं ₹20 कर दूं, 20-20 वाले 5 नोट आ जाएंगे। ओके, कि अगर आप अपने ₹100 वाले एक शेयर को ₹20 का एक शेयर करते हो, तब आपके पास 5 शेयर होंगे। आपने अपने एक शेयर को 5 शेयर्स में स्प्लिट कर दिया है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? और अगर ₹10 के नोट लेकर आए तो फिर 10 नोट होंगे, तब जाके ₹100 बनेंगे। तो वो एक शेयर अब 10 शेयर्स के इक्वल है। ऑलराइट, अब यहां पर देखें कि हम लोगों ने किस तरह से इसको लेके चलना है। शेयर स्प्लिट is the division of existing issued share capital of a company into large number of shares but with smaller denomination। क्या मतलब है कि आपके पास पहले नंबर ऑफ शेयर्स कम थे, अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पहले आपके पास एक शेयर ज्यादा वैल्यू का था, उसकी वर्थ ज्यादा थी। अब एक शेयर, हर शेयर आपके पास वर्थ कम रखता है, स्मॉल डिनोमिनेशन। क्या ₹20 की वही वर्थ होगी जो ₹100 के नोट की होती है? हालांकि होते एक एक जैसे, भाई वो भी पीस ऑफ पेपर है, वो भी पीस ऑफ पेपर है। क्या ₹100 और ₹50 इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते बिल्कुल भी। क्या स्मॉल डिनोमिनेशन के ₹50 की वर्थ कम है हमारे पास, तो वो कहता है शेयर स्प्लिट के अंदर आप लोगों को लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं बट विद स्मॉलर डिनोमिनेशन। आई होप कि ये बात अब समझ आ चुकी है आप लोगों को। फिर क्या कहते हैं, द ओवरऑल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन्स द सेम। ये है शेयर स्प्लिट। अब आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं, कहते हैं अ शेयर होल्डर हैड 100 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹50 पार वैल्यू पर शेयर। अच्छा मुझे बताएं, तो उसके पास टोटल वर्थ कितनी है, शेयर कैपिटल कितना है? 5000। टोटल वर्थ, टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 5000। अब देखें, अच्छा ये बताएं कि अगर मेरे पास शेयर कैपिटल मौजूद हो, बैलेंस शीट से मुझे पता चल गया शेयर कैपिटल है, उसी के साथ लिखा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, मुझे कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? क्या करेंगे, शेयर कैपिटल की अमाउंट को डिवाइडेड बाय पार वैल्यू कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ऑलराइट, तो भाई आपने ऐसे ही करना है कि भाई शेयर कैपिटल आपका न्यूमरेटर सेम रहना है, सिर्फ अपनी पार वैल्यू को चेंज कर दो। 50 है तो आप ऐसे ही करेंगे 5000 डिवाइडेड बाय 50, पता चल गया 100 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब अगर वो अपनी पार वैल्यू को कम करता है, ये देखें, तो आपने क्या सोचना है भाई, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? तो मैंने आपसे कहा कि शेयर कैपिटल सेम रखना, तो 5000 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे? 500 नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे। अब आपको पता चल गया, जो एक पहले हमारे पास 100 शेयर्स थे, अब वो 500 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। पहले ₹50 का एक शेयर था, अब ₹10 का एक शेयर है। ऑलराइट, तो कहते हैं this is total 5000, the company made 5 for 1 share split। अब जैसे बोनस इशू होता था ना, बोनस इशू में अक्सर कहा जाता था 1 for 5। अब यहां पर क्या कहा जाता है, 5 for 1 मींस एक शेयर को 5 कंसीडर करो। तो आपने अपने नंबर ऑफ शेयर्स को इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 5/1, तो देखो 500 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए आपके पास। क्लियर? अच्छा, नाउ द शेयर होल्डर वुड हैव 500 शेयर। अब हमने सोचना होगा भाई इसकी पावर वैल्यू क्या है, तो शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, पावर वैल्यू आ जाएगी 5000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू, अब ₹10 का एक शेयर है हमारे पास। क्लियर है ये बात? अच्छा, ₹10 par value per share, this is same total as ₹5000 since there is no change in actual resources of the entity। All right,
कोई पैसा वगैरह तो नहीं आया। ये बिल्कुल क्या ऐसा नहीं है जैसे बोनस इशू। बोनस इशू में भी तो ऐसे ही था ना, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए थे लेकिन कोई रिसोर्स तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ना, उसकी वजह से हमारी अर्निंग्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था ना, लेकिन नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए थे। ये बात समझ आई? तो इससे की ट्रीटमेंट, शेयर स्प्लिट की ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसी ही है जैसे बोनस इशू की। ओके, अच्छा अब देखें क्या कहते हैं। There is no change in actual resources of the entity. The calculations perspective is same as that of bonus issue, and an adjustment factor is applied. अब bonus issue के ऊपर अप्लाई हुआ था, adjustment factor हुआ था, तो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा सेम ऐसे ही। कहता है is applied to ordinary shares already in issue while calculated weighted average number of shares। अब देखें, adjustment factor is applied to ordinary shares already in issue। यही बात मैं आपसे कर रहा था कि भाई जो पहले से शेयर्स इशू हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर उनके ऊपर अप्लाई करना। क्लियर? अच्छा फिर क्या कहता है, while calculating weighted average number of shares, तो एडजस्टमेंट फैक्टर का फार्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर शेयर स्प्लिट एंड नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग वही आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, जैसे बोनस में करते थे। क्या? अच्छा सिर्फ ये देखना है कि भाई शेयर स्प्लिट से पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे और शेयर स्प्लिट के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि ऊपर वाली एग्जांपल जो उसने हमें बताई है इसके मुताबिक हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर क्या बनेगा इस एग्जांपल के मुताबिक, तो देखो शेयर स्प्लिट से पहले हमारे पास कितने थे 100, शेयर स्प्लिट के बाद हमारे पास कितने हैं। अच्छा फ्रैक्शन बनानी हो, एडजस्टिंग फैक्टर बनाना हो तो क्या करूं, जब एडजस्टिंग फैक्टर बनाना हो तो आपने लिखना है आफ्टर, आफ्टर कितना है 500, 1/5 नहीं यार, आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, आफ्टर शेयर स्प्लिट 500 डिवाइडेड बाय बिफोर शेयर स्प्लिट, तो आपके पास ये एडजस्टिंग फैक्टर क्या आ जाएगा 5/1। ऑल राइट, आई होप कि आप फाइंड कर लेंगे। अच्छा इससे पहले बोनस इशू हो तो बोनस इशू को अलग से देख लेना, इससे पहले फुल मार्केट प्राइस हो उनको अलग से देख लेना। क्लियर? अच्छा अब देखें, कहते हैं द ईपीएस ऑफ कंपैरेटिव पीरियड इज रीस्टेटेड बाय आइदर, तो बोनस इशू में भी हम यही कुछ करते थे। अच्छा देखो उसने उधर क्या कहा था, उसने कहा था पहला मेथड बोनस इशू के अंदर उसने कहा था कि फर्स्ट मेथड है कि आप अर्निंग्स डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं ना, उस नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर करते हैं ना, नंबर ऑफ शेयर्स को। और दूसरा क्या था, उसने कहा था कि ईपीएस ऑफ द प्रीवियस ईयर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है रिवर्सल ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ। अब यहां पर देखो क्या कहता है, अप्लाइंग एडजस्टमेंट फैक्टर टू नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इन कंपैरेटिव पीरियड। फिर क्या कहते हैं, अप्लाइंग रिवर्स एडजस्टमेंट फैक्टर टू द रिपोर्टेड ईपीएस इन, तो मेरे ख्याल से तो कोई फर्क ही नहीं आया। क्या बोनस इशू में भी हम लोगों ने यही दोनों मेथड नहीं देखे थे। अब यहाँ की ये एग्जाम्पल देखें आपके पास, ये सेम ना बिल्कुल वैसी ही एग्जाम्पल नजर आ रही है। ये देखें 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास 1 जनवरी को, उसके बाद देयर इज नो शेयर इशू और अदर चेंजेस इन 2004, जबकि 2005 में क्या हुआ, इट मेड अ 5 for 2 शेयर स्प्लिट, और उसने आपको 2004 के लिए ईपीएस की वैल्यू बता दी कि वो 5 रुपीज है हमारे पास, और 2005 की अर्निंग्स बता दी है। मुझे 2005 का ईपीएस और 2004 का रीस्टेटेड ईपीएस जल्दी से फाइंड करके दें। सिंपल सा एक क्वेश्चन था आप लोगों के पास, 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास मौजूद हैं और आपने जब शेयर स्प्लिट करना है तो 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5/2, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 10 मिलियन।
तो शेयर स्प्लिट करने के बाद आप लोगों के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 10 मिलियन। उससे पहले कितने हैं? 4 मिलियन। तो 10/4 5/2। ओके, आपके पास यही एडजस्टिंग फैक्टर के तौर पर आ जाएगा, ये एडजस्टिंग फैक्टर। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? हम लोग पहले चले जाते हैं रीस्टेटमेंट की तरफ। तो रीस्टेटमेंट के लिए हमें क्या कहा गया था कि प्रीवियस ईयर के ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देना रिवर्सल ऑफ। हाँ जी, तो ये आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा जी? 2। ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट 2005 के लिए करें तो 24,000 मतलब 24 मिलियन डिवाइडेड बाय, अब हम लोगों ने लेकर आनी है अपने पास एवरेज। अब देखें एवरेज बिल्कुल वैसे ही, स्टार्ट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 4 मिलियन। कितने अरसे तक? 6 मंथ। 6/12। अब देखिए एडजस्टिंग फैक्टर अप्लाई कर देंगे 5/2, ये उसकी एवरेज आ जाएगी। फिर हम लोगों ने बोनस इशू लेकर आए। अब बोनस इशू के बाद 10 मिलियन है, सॉरी बोनस इशू नहीं, शेयर स्प्लिट 10 मिलियन है, तो इंक्रीज कितने का आया? 6। ये बात, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि कहीं 4 मिलियन और यहाँ पे 10 लिख के टोटल 14 ना कर देना। आप जब यहाँ पे 4 मिलियन के ऊपर फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, उसने आपको टोटल बताना होता है कि जो 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं, शेयर स्प्लिट के बाद अब वो 10 मिलियन हो चुके हैं, तो इंक्रीज 6 मिलियन का है, राइट? तो 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय ये 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर कितने अरसे के लिए हैं? तो 6/12। अब एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं आएगा। क्लियर? आपने इसी मेथड को ही याद रखना है। वेटेड एवरेज हमारे पास आ गई 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स। ऑलराइट। अच्छा, वैसे अगर यहां पर आपको एक शॉर्टकट वो याद हो कि उसने आपसे कहा था कि बोनस इशू को ऐसे ही ट्रीट करना जैसे फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बोनस इशू के बाद हमारे पास सपोज कि मेरे पास आ गए 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स 1 जुलाई को, तो फ्रॉम द बिगिनिंग भी तो वही 10 मिलियन ही रहेंगे। और साथ में उसने कहा था शेयर स्प्लिट को बोनस इशू ही कंसीडर करना, मतलब इसकी भी एडजस्टमेंट ऐसे ही कंसीडर करना जैसे फ्रॉम द बिगिनिंग। हमारे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो हम लोगों ने 10 मिलियन ही रख लिया जो हमारे पास क्लोजिंग आ रही है। क्लियर? तो हमारे पास शेयर ईपीएस की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2.4। जबकि रीस्टेट करें तो हमारे पास कितनी? 2। तो अब हमें पता चल जाता है कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। अदरवाइज अगर शेयर स्प्लिट से पहले देखते तो हमारे पास ईपीएस की वैल्यू क्या थी? तो जब 5 का कंपैरिजन हम करते 2.4 के साथ, तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन था कि ईपीएस कम हो चुका है। ऑलराइट, इसी से रेलिवेंट आप लोगों ने अब पहले चलें शेयर कंसोलिडेशन करें। शेयर कंसोलिडेशन रिवर्सल है शेयर स्प्लिट का। शेयर कंसोलिडेशन रिवर्सल है शेयर स्प्लिट का। मैं यार मेरे पास ना 10-10 वाले 10 नोट हैं। मैं कैफे वाले के पास गया, मैंने उसे कहा, काफी मतलब ज्यादा पॉकेट भरी भरी सी लग रही थी। मैंने उसे कहा ये लो यार ये 10-10 वाले 10 नोट, और मुझे उसने 100 रुपए का एक नोट उठा के दे। यह है कंसोलिडेशन कि ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स को कम नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, और जब कम करोगे उनकी वर्थ इंक्रीज कर जाएगी। स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स बट विद लार्ज डिनोमिनेशन। अब नोट मेरे पास एक आ गया, लेकिन उसकी वर्थ 100 रुपए है। इससे पहले एक नोट की वर्थ 10 रुपए थी। ऑलराइट, ये है शेयर कंसोलिडेशन। अब देखें, कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स आल्सो नोन एज रिवर्स शेयर स्प्लिट रिजल्ट्स इन स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स विद लार्ज डिनोमिनेशन। लेकिन शेयर कैपिटल की वैल्यू यहां पर भी चेंज नहीं होती। मेरे पास पहले भी 100 था, अब भी 100 ही है।
तो affecting the total value of share capital. For example, a shareholder had 500 ordinary shares of rupees 10. अब देखें टोटल शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या है 5000 par value per share. This is total 5000. The company made 1 for 5 shares consolidation. मतलब क्या कहते हैं यार जिनके पास 5 है ना शेयर वो अपने आप को 1 शेयर कंसीडर करें, जिनके पास 5 नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो अपने आप को 1 नंबर ऑफ शेयर कंसीडर करें। मतलब 10-10 वाले अगर उनके पास 5 हैं और आप उसको 1 कंसीडर करें तो 50 रुपए का 1 ना हो गया। मैं आप 10-10 वाले 5 नोट लेकर जाएं और आपको 1 नोट मिल जाए तो कितने वाला 1 नोट देंगे आपको 50 रुपए वाला। अब क्या कहते हैं नाउ द शेयर होल्डर वुड हैव, अब आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है 500 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 100 नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ गए, लेकिन 50 रुपए का 1 शेयर आपके पास होगा। अभी भी टोटल वर्थ आपके पास क्या आ जाएगी दैट इज सेम टोटल ऑफ रुपीज 5000। इसलिए लिखा है रिजल्ट्स इन स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स विद लार्जर डिनोमिनेशन नॉट अफेक्टिंग द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल कर लो इसको, अफेक्टिंग से पहले नॉट अफेक्टिंग द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ओके नेक्स्ट कहते हैं सिंस देयर इज, अभी भी देखें तो क्या रिसोर्सेज में किसी किस्म का कोई चेंज आया, रिसोर्सेज तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स के साथ हम लोग खेल रहे हैं। ऑफ द एंटिटी कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव इज सेम एज दैट ऑफ बोनस इशू। ऑलराइट, जिस तरह से स्प्लिट के लिए किया था, जिस तरह से बोनस इशू के लिए किया, सारी कैलकुलेशन इसके लिए भी बिल्कुल वैसी ही है। क्लियर? तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई नई चीज नहीं पढ़ी हम लोगों ने सिवाय डेफिनेशंस के, उसके अलावा कैलकुलेशंस में किसी किस्म की कोई नई चीज नहीं थी आप लोगों के लिए। इसी तरह से एडजस्टिंग फैक्टर इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। एडजस्टिंग फैक्टर कैसे आएगा आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईपीएस फाइंड करने के लिए सेम वही 2 मेथड जो इससे पहले थे कि हम लोगों ने अप्लाई कर देना एडजस्टिंग फैक्टर टू नंबर ऑफ शेयर्स इन इशुएंस ऑफ कंपैरेटिव और अप्लाइंग रिवर्स एडजस्टिंग फैक्टर टू द रिपोर्टेड ईपीएस इन कंपैरेटिव पीरियड। डन। चलें एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करें। सेम एग्जांपल है बिल्कुल, सिर्फ फ्रैक्शन का फर्क है। एग्जांपल नंबर 11 देखें, यहां पर देखें क्या फ्रैक्शन हमारे पास आ रही है 2 for 5 शेयर कंसोलिडेशन, और शेयर स्प्लिट के लिए देखें हमारे पास क्या थी 5 for 2, बस इतना सा फर्क पड़ता है। ऑलराइट, जल्दी करें। एग्जांपल नंबर 11 अब यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों के पास। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने 4 मिलियन शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो फ्रैक्शन दी गई है 2 for 5। तो यहां पर आपने शेयर कंसोलिडेशन है तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम हो जाएंगे। तो जैसे ही आप लोगों ने 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, क्या 1.6 मिलियन। 4 मिलियन से नंबर ऑफ शेयर्स कम होकर 1.6 मिलियन। तो 4 मिलियन, अब फ्रैक्शन हम लोगों ने फाइंड करनी है एडजस्टिंग फैक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे 1.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 मिलियन इज इक्वल टू 2/5। ऑलराइट, अच्छा अब आप लोग आए अपने पास प्रीवियस ईयर के रीस्टेट करना हो ईपीएस को, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5, ये 12.5 हो जाएगा। और इसके लिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखें आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 1.6 मिलियन। तो आपसे कहा गया कि बोनस इशू की तरह ट्रीट करो, कोई और नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे नहीं है, तो आपकी एवरेज 1.6 नहीं बन जानी चाहिए। ये देखो 1.6
ऑलराइट, ऐसे ही कंसीडर करो जैसे आपके पास स्टार्ट से ही इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और जब आपके पास फुल मार्केट प्राइस के शेयर्स वगैरह इस तरह की कोई बात ना हो, तो जो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं वही आपकी एवरेज कंसीडर होते रहते हैं। तो यहां से देखें आपके पास ईपीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। अब हमें पता चल जाता है कि प्रोग्रेस हो रही है, 12.5 से 15 पे पहुंच गए। ऑलराइट, एनी इशू? नेक्स्ट देखें, इसके लिए ये लास्ट पॉइंट है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर फाइंड करने के लिए लास्ट पॉइंट है राइट इशू। अब राइट इशू क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने देखा कि फुल मार्केट प्राइस के ऊपर, फिर हमने देखा बिल्कुल नील प्राइस के ऊपर, अब आ गया राइट इशू। राइट इशू मींस डिस्काउंटेड प्राइस पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर। अब इसके लिए आपको अच्छी खासी जरा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ अमाउंट आपको रिसीव हो रही होती है, कुछ अमाउंट आप डिस्काउंट पे दे रहे होते हैं। जो अमाउंट रिसीव हो रही है उसको आपने कंसीडर करना है बिल्कुल ऐसे जैसे इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट वैल्यू, और जो अमाउंट रिसीव नहीं हो रही उसके नंबर ऑफ शेयर्स को आपने ऐसे कंसीडर करना है जैसे बोनस इशू। तो इस एक राइट इशू को दो तरह से ट्रीट करेंगे। इसके कुछ पार्ट को ट्रीट करेंगे इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस के मुताबिक, कुछ पार्ट को ट्रीट करेंगे एज बोनस इशू। ऑलराइट, अच्छा अब देखें यहां पर सिंपल सा लेके चलेंगे तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा ये बात। अब देखिए, कहते हैं द राइट इशू ऑफ शेयर्स इज एन इश्यूएंस ऑफ न्यू शेयर्स फॉर, मतलब ये विद नो कंसीडरेशन नहीं है, where the new shares are offered initially to current shareholders in proportion to their existing shareholding। I hope कि आपको right issue का पता था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और अब यहाँ पे क्लियर होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट देखें, आपसे कहा the issue price of the new shares in a right issue is usually below the current market price, and in such a case a bonus element exists in such issues which must be, तो बोनस एलिमेंट को तो हमेशा एडजस्ट किया जाता था, तो बोनस एलिमेंट के लिए आप लोगों को एडजस्टिंग फैक्टर भी फाइंड करना पड़ेगा, और फिर एन एडजस्टमेंट फैक्टर इज अप्लाइड टू ordinary shares already in issue while calculating the weighted average number of shares outstanding। और इसका फिर एडजस्टिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इसके एडजस्टिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी कि आपने देखना है फेयर वैल्यू पर शेयर immediately before the exercise of right, fair value per share immediately before the exercise of right divided by theoretical x right fair value per share। यहाँ पे एडजस्टिंग फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी तमाम से, वहां पर तो हम लोग कर देते थे ना आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने फेयर मार्केट वैल्यू को देखना है, फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ राइट, और फिर डिवाइड किया जाता है थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पे देखो, फर्स्ट के साथ स्टैटिक लगा हुआ, कहता है आल्सो कॉल्ड कम राइट प्राइस, मतलब एडजस्टिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए आप लोगों ने जो डेफिनेशन, जो फार्मूला याद रखना है, आपने याद रखना है कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। गॉट इट? कम राइट प्राइस क्या होती है? कम राइट प्राइस फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ राइट। ये चीजें आपने इसी तरह से याद रख लेनी है। अब मजीद हमें पता चलेगा कि इन दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से क्या मुराद है, यहाँ पर बेसिकली कौन सी वैल्यूज ने आना है, तो उसके लिए हमें गाइड किया गया
कि भाई जो हमारी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है ना इज एक्सपेक्टेड प्राइस इन थ्योरी, इज expected price in theory at which the share ought to be in theory after the right issue it is computed as under। और इसके लिए डिनोमिनेटर को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला यूज करना है वो हमारे पास है शेयर बिफोर राइट इशू, शेयर बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाइड बाय कम राइट प्राइस plus right issue shares multiplied by exercise price divided by shares before right issue plus right issue shares। थोड़ा सा डिफिकल्ट, ऐसा ही है। अच्छा अब देखें ईपीएस को कंपेयर करने के लिए उसने आपको बता दिया कि भाई अप्लाइंग एडजस्टिंग फैक्टर टू नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू in comparative period or applying reverse adjustment factor to the reported EPS in comparative period। तो इसके लिए तो बिल्कुल वो सेम मेथड्स ही हैं जो पुराने, लेकिन इसमें जो हमारे लिए डिफिकल्ट पॉइंट हो सकता है वो जस्ट हमारे पास है कि एडजस्टमेंट फैक्टर को कैसे फाइंड करना है अगर हमारे पास राइट इशू हो जाए। तो अब इस सारी थ्योरी को समझने के लिए ना यहाँ पर आ जाए एग्जाम्पल के पास। एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि 31 दिसंबर है, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड है। पीएल हैड 3.6 मिलियन शेयर्स इन इशू 1 जनवरी 2002। 1 जून को इट मेड 1 for 4 राइट इशू, इसने 1 for 4 जिसके बाद 4 नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको एक शेयर लेना पड़ेगा और एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर शेयर। अब ये राइट इशू की प्राइस हमारे पास 40। अब हमने देखना है हमारे पास अपने शेयर्स की क्या प्राइस है, उस टाइम पे मार्केट की वैल्यू क्या है। तो कहते हैं आफ्टर द राइट इशू, आफ्टर द राइट इशू देयर विल बी 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स प्रीवियसली इन। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास 4 शेयर्स हैं उसको एक शेयर मजीद मिल जाएगा। तो राइट इशू के बाद एक नया शेयर आ जाता है अगर पहले उसके पास 4 शेयर्स थे, तो मतलब अब टोटल कितने हो जाएंगे 5, ऐसे ही है ना। और एडिशन कितने की हो रही है, 1 नंबर ऑफ शेयर्स की। बात क्लियर? तो अगर 3.6 मिलियन हो तो फिर 3.6 मिलियन हो तो फिर न्यू शेयर इंट्रोड्यूस 900,000 राइट इशू होगा। बात क्लियर? और राइट इशू के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 4.5 मिलियन। ये बात क्लियर हो गई है सब बच्चों को? अच्छा नेक्स्ट देखो, कहते हैं शेयर प्राइस जस्ट बिफोर द राइट इशू ₹1। मतलब जब हम लोग राइट इशू कर रहे थे ना उस दिन जो वैल्यू थी ना वो ₹50 थी, जबकि हम लोगों ने जो राइट इशू किया हमने कौन सी वैल्यू पर किया 40। तो ऐसा नहीं है जैसे डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर चला गया है। आप देखें टोटल अर्निंग इन द फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2002 वर ₹251,25,000। अब स्टार्ट में 3.6 थे, 1 जून को राइट इशू हुआ तो 5 मंथ्स के लिए तो यही रहे ना। ओके तो अब यहां पर देखें रिपोर्टेड ईपीएस उसने 6.4 पर शेयर बता दिया, लेकिन जब भी आप लोगों ने ईपीएस वगैरह फाइंड करने हो तो सबसे पहले क्या चीज आप लोग फाइंड किया करते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर। अब एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए आप लोगों से सबसे पहले कहा गया था कम राइट प्राइस, ऐसे ही था ना। तो बेटा कम राइट प्राइस होती है कि राइट इशू करने से पहले हमारे शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वो ₹50 है। ओके वो ₹50 है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अब आपने जो वर्किंग करनी होती है ना वो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस की करनी होती है। क्लियर? अब हालांकि ₹50 का शेयर हमने कितने में दिया, ₹40 के साथ दिया, लेकिन हम इसे आके 50 डिवाइडेड बाय 40 नहीं करना, 50 डिवाइडेड बाय
थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसने आपसे कहा था एक्सपेक्टेड वैल्यू, और वो कैसे फाइंड की जाएगी। अब देखिए, अब फार्मूला भी देखते जाए और यहां पर भी कि उसने सबसे पहले आपसे कहा, कहते हैं कि शेयर बिफोर राइट इशू। आपने टोटल नहीं देखने, हमने पर शेयर वैल्यू फाइंड करके देनी है, हमने ना टोटल नहीं करके देनी। मतलब आप 3.6 मिलियन यहां पे ना लिखो, अगर इन केस आप 3.6 मिलियन रख भी देते हो, एंड में जाके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करके फिर वही आपने पर शेयर वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर ही पर शेयर के हिसाब से चलो। अब देखो, राइट इश्यू करने से पहले मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर थे? 4। आप फ्रैक्शन के मुताबिक चलो, 1/4। क्लियर? हमने बाकी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किया हुआ है। तो आपने यहां पर राइट इश्यू करने से पहले आपने कहा भाई मेरे पास 4 नंबर ऑफ शेयर थे, तो 4 को मल्टीप्लाई करो कम राइट प्राइस उनकी अपनी फेयर मार्केट वैल्यू के साथ 50 के साथ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 50, कि भाई मेरा एक शेयर 50 रुपए का था। बात क्लियर हो गई? अब यहां पर देखो, उसने यही किया। फिर इसमें अगर आप लोगों ने ऐड कर देना है एक शेयर जो आपने इशू किया, कि राइट इशू कितना किया, हमने कहा एक शेयर, 4 के ऊपर तो एक है ना। अब अगर यहाँ पे 3.6 मिलियन लिखता तो यहां पर 900,000 लिखता फिर। ओके, तो आपने टोटल के ऊपर नहीं जाना, आपने फ्रैक्शन के ऊपर रहना है। एक शेयर इशू किया, कहते कितने का इशू किया, हमने कहा 40 रुपए का। बात क्लियर हो गई? तो आप देखें यहां पर हमारे पास 40 रुपए आ गए। अब मेरे पास शेयर कैपिटल की वैल्यू, वैसे मतलब मेरे पास कैश कितना मौजूद है, मेरे पास 4 शेयर्स मौजूद थे 50 रुपए के। कितनी वर्थ बन गई थी? 200 रुपए। मैंने एक शेयर इशू कर दिया, कितने का? 40 का। कितनी वैल्यू हो गई मेरे पास अब टोटल? 240 रुपए हो गई। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? तो एक शेयर कितने का बन रहा है मेरे पास? 240 डिवाइडेड बाय 5, 48 थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ओके, मतलब जितना कैश पहले मौजूद था प्लस राइट इशू से जितना कैश रिसीव किया डिवाइडेड बाय राइट इशू के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर मेरे पास अब कितने का है? हमने कहा 48 का बन गया। गॉट इट? तो 50 डिवाइडेड बाय 48 ये इसका फैक्टर बन जाएगा, एडजस्टिंग फैक्टर। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? कोई इशू? अब ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल इजी क्वेश्चन है कि अब सिंपल आप लोगों ने जाके 3.6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि 1 जून को हुआ था तो मई तक 5 महीने, 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये आपने एडजस्टिंग फैक्टर अप्लाई कर देना 50/48। और फिर जब आप लोगों ने इसमें राइट इशू 900,000 का शामिल किया, उसके बाद 4.5 मिलियन फॉर 7 मंथ, लेकिन अब एडजस्टिंग फैक्टर नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई आप सब बच्चों को? कोई इशू? चलें, ये आ गया 4,187,500। तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाती है? ₹6 पर शेयर। जबकि प्रीवियस ईयर में आपके पास क्या वैल्यू थी? एक शेयर, एक आपके ईपीएस की वैल्यू 6.4 थी। इसको कैसे रीस्टेट हम लोग करेंगे? 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 48/50। तो यहाँ पे देखें 6.1। ऑल राइट, एग्जाम्पल नंबर 13 आप लोग मुझे सॉल्व करके दें और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि अब फैक्टर फाइंड करने का पता चल गया आप लोगों के, एडजस्टिंग फैक्टर ऐसे फाइंड करना है। जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करें। एग्जाम्पल नंबर 13, GL has 31st December financial year end. GL had 3 million ordinary shares in issue on 1st January 2007. 1st April 2007, it made 1/2 right issue of 1.5 million ordinary shares at ₹20 per share. अब देखें, अगर वो चाहता तो ये वाली वैल्यू ना भी बताता तो हम लोग फाइंड कर लेते। 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1.5 मिलियन। तो ये हम लोगों ने राइट इशू किया है
और राइट इशू के लिए जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो 20 रुपीज पर शेयर आ जाती है। फिर क्या कहता है, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर प्रायर टू द राइट इशू वाज ₹50। 50 रुपए का एक शेयर हम लोग 20 रुपए का दे रहे हैं। अब क्या करना है हम लोगों ने, कहते हैं एन इशू ऑफ 400,000 shares at full market price was then made on 1st August 2007. Year 31st December 2007 total earning were rupees this and 2006 का जो हमारे पास EPS है वो हमारे पास ये आ गया है। अब क्या करना है हम लोगों ने, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एडजस्टमेंट फैक्टर देखना है। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आना है, एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए आप लोगों ने कम राइट प्राइस मतलब 50 को डिवाइड कर देना है किस वैल्यू के साथ। अच्छा इसको ना कुछ यूं देखो कि भाई अगर मैं आपसे ये कहूं टोटल अमाउंट के ऊपर भी लेकर जाएं तो हम लोग कह सकते हैं मेरे पास 3 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स थे, 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 50, 50 रुपए का एक शेयर था। क्लियर, ये उस टाइम पर इनकी वर्थ थी। तो टोटल मेरे पास सपोज के मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे पास कितनी थी, 150 मिलियन की। फिर क्या हुआ, मैंने 1.5 मिलियन न्यू शेयर्स इशू कर दिए। कितने रुपीस में इशू किए, मेरे पास मार्केट में उस टाइम पे 150 था लेकिन ये 20 के साथ चले गए तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वर्थ कितनी हो गई, यहां से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हो गए, तो एक नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितने का आ गया, इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4.5, 40 रुपए थ्योरेटिकल एक्सपायर्ड प्राइस। अब सिर्फ फर्क क्या है, आपने ये देखना है कि हमारे पास पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, बाद कहता है अगर 2 शेयर्स हैं तो 2 शेयर्स वाले को एक राइट इशू करो। क्लियर, अब आपने क्या करना है कि 2 शेयर जिसके पास पहले थे उसके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, क्लियर, तो 50 रुपए का एक शेयर, उसके पास कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक राइट इशू किया, कितने में, टोटल वर्थ हमारे पास कितनी बन गई इसकी, मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई, और इस टाइम नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो एक शेयर कितने का हो गया है हमारे पास, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ऑल राइट, अब ये कैलकुलेशन क्लियर है। तो अब क्या करना है, 50 डिवाइडेड बाय 40, 5/4 मेरे पास फैक्टर की वैल्यू आ गई है। डन डन। अच्छा अब आप लोग चले और यहां से 3 मिलियन नंबर एवरेज हम लोगों ने फाइंड करनी है। 3 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स उठाए 1 अप्रैल तक, मतलब फॉर 3 मंथ्स, तो 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 5/4, तो मेरे पास इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/40 या 5/4 एक ही बात है, ये आ जाएगी। फिर हम लोगों ने राइट इशू किया, ये नंबर ऑफ शेयर्स बने, और ये नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कब तक रहे, 1 अगस्त तक। तो कब से, 1 अप्रैल से, तो कितने मंथ से हमारे पास आ जाते हैं, 1 अप्रैल से 1 अगस्त 4। लेकिन बेटा अब एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं आ, क्योंकि एडजस्टमेंट फैक्टर तो इसी की वजह से था, राइट इशू की वजह से, और राइट इशू एडजस्ट हो चुका है तो अब नहीं आएगा। अब आपने सिर्फ टाइम फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद फुल मार्केट प्राइस के ऊपर आ रहे हैं शेयर्स, तो कितने शेयर्स आए फुल मार्केट प्राइस के ऊपर, 400,000 अगस्त से दिसंबर तक, कितने मंथ्स, 5 मंथ्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और एवरेज क्या बन गई, 4479167, और हमारे पास ईपीएस की वैल्यू आ जाएगी 3 अब बेटा फुल मार्केट प्राइस पर अगर नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया जाए ना तो उसकी वजह से प्रीवियस ईयर्स के ईपीएस में कोई फर्क नहीं पड़ता, उस टाइम पे रीस्टेट करने की जरूरत नहीं होती अगर सिर्फ फुल मार्केट प्राइस हो। लेकिन अगर हमारे साथ इसके कोई और एडजस्टमेंट फैक्टर भी अप्लाई हो रहा हो, हमारे साथ बोनस इशू हो, स्प्लिट शेयर हो,
शेयर कंसोलिडेशन हो, राइट इशू हो, तो फिर रिस्टेट करना पड़ता है हमें। सिर्फ फुल मार्केट प्राइस पर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स हो तो हमें रिस्टेट नहीं करना पड़ता, अदरवाइज प्रीवियस ईयर के ईपीएस को रिस्टेट करना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर का ईपीएस हमारे पास कितना था? 3.5। अब यहां पर देखें 3.5 मल्टीप्लाइड बाय रिवर्सल ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर 4/5 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ गया। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्निंग्स को, मतलब ईपीएस फाइंड करने के लिए जो न्यूमरेटर था हम सबसे पहले उसको देखेंगे। अब देखें यहाँ पर आप लोग IAS 8 पढ़ चुके, उसमें आप लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स वगैरह देखे थे, रीस्टेटमेंट्स वगैरह देख ली थी। अच्छा, यहाँ पर आया है कि अर्निंग्स में अगर रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स आ जाए कैसे, कहते हैं द बेसिक एंड डाइल्यूटेड दोनों के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस स्टार्ट हो जाएगा, तो कहते हैं बेसिक ईपीएस है या डाइल्यूटेड ईपीएस है, ऑफ ऑल पीरियड प्रेजेंटेड शैल बी adjusted for the effects of errors and adjustments resulting from changes in accounting policies accounted for retrospectively in accordance with IAS 8। अब बेटा IAS 8 में हम लोगों ने यही देखा था कि अगर किसी किस्म का पॉलिसी में कोई चेंज आता है तो आपने उसको, या एरर्स हो जाते हैं तो आपने उसके इफेक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली लेके चलना है। मतलब उस दिन से ठीक करो जैसे ये एरर हुआ ही नहीं था। अगर आपने किसी किस्म का कोई एरर कर दिया तो लाजिम बात है उस एरर की वजह से या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से आपका प्रॉफिट चेंज हो गया होगा। तो बेटा जब प्रॉफिट चेंज हो गया है तो क्या ईपीएस नहीं चेंज होगा? जबकि ईपीएस तो डिपेंड कर रहा है हमारी अर्निंग्स के ऊपर। तो आप लोगों ने फिर ईपीएस को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी अर्निंग को ठीक करना है। अब ये टॉपिक आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि IAS 8 आप लोगों ने अच्छे से किया है। आपको पता है कि रिटेन्ड अर्निंग में क्या चेंज आता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर में क्या चेंज आता है, किस इंपैक्ट को हमने कैसे लेके चलना है। तो इसकी एग्जांपल से इसी पॉइंट को हम लोग समझते हैं। एग्जांपल 14, Nawapur Limited has a 31st December financial year and on 1st January 2004 it has 4 million shares in issue. There were no share issue or other changes. Basic EPS of 2004 reported in 2004 was 20 million divided by 4 million is equal to 5 per share. उसने हमें EPS की वैल्यू भी फाइंड करके दे। अब क्या कहता है कि in October 2005 it was discovered that registry cost of rupees 1 million had been incorrectly charged as expense in 2004। आपको पता है लीगल चार्जेस कैपिटलाइजेशन में जाते हैं, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड बनते हैं, जबकि हम लोगों ने उसको एज एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है। रजिस्ट्री चार्जेस मतलब लीगल चार्जेस है हमारे पास, उस एसिड को अपने नाम ट्रांसफर करवाने के चार्जेस हैं, तो इनको कैपिटलाइज होना चाहिए था। हमने एक्सपेंस ट्रीट करके अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को अंडरस्टेट कर दिया है, जबकि अब अगर इसका रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1 मिलियन से इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अब अगर ये कैपिटलाइज करने जा रहे हैं तो साथ में अब इसने डेप्रिशिएट भी होना है। तो पहले अगर हमने इसको एक्सपेंस आउट किया तो हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो नहीं चार्ज की, तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी जाना है, और डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट को हम लोगों ने रिड्यूस करना है। ऑलराइट, अब ये सारी चीजें बल्कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें IAS 8 में हम लोगों ने पढ़ी है। ये तो एक सिंपल सी छोटी सी एडजस्टमेंट थी। अब क्या कहता है, the profit 2004 should have been 21 million। अब अगर ये यहाँ पे ना बताता
तो मुझे पता चल गया था कि उसने 2004 का प्रॉफिट कितना लिया हुआ था, ये देखें 20 मिलियन। 1 मिलियन से इंक्रीज कर दो, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो, 21 मिलियन हो जाएगा। तो 21 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो हमारे पास जो ईपीएस की वैल्यू आ जाएगी 5.25। क्लियर? अच्छा, फिर क्या कहते हैं, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फॉर द ईयर 2005-24। अब सिंपल सा है, ये तो 24 मिलियन। अब इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 24 क्यों, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं था। इन केस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट होता तो फिर हम लोग देख सकते थे, और ये एरर वैसे भी अक्टूबर में आइडेंटिफाई हो गया था, तो इस प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6। लेकिन जो 2004 का हमारे पास था वो 21 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5.25 हो जाएगा, जो कि उसने हमें 5 बताया था तो वो गलत था। तो हमें जाके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखना पड़ा। अब देखें, इससे पहले हम लोगों ने कहा था कि प्रीवियस ईयर के ईपीएस को सिर्फ उस टाइम चेंज करना है जब फुल मार्केट प्राइस इश्यूएंस ऑफ शेयर्स के अलावा कोई भी इश्यूएंस ऑफ शेयर हो, मतलब बोनस इशू हो, शेयर स्प्लिट हो, शेयर कंसोलिडेशन हो या राइट इशू हो, तब जाके हमने कहा था कि कंपैरेटिव ईयर्स के ईपीएस को आपने रीस्टेट करना है। यहां पर ऐसे कोई सिचुएशन नहीं थी, यहां पर एरर की वजह से हमें जाकर प्रीवियस ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करना पड़ा। ऑल राइट, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो गया कि जिस टाइम ड्यूरेशन का एरर है उसी टाइम ड्यूरेशन में जाके ठीक करो। तो हमने 2004 का एरर था तो 2004 के प्रॉफिट को रिस्टेट किया, 2005 को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर देखें, कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। अब बात हो रही है डिनोमिनेटर। ऊपर वाली एग्जांपल में उसने डिनोमिनेटर को सेम रखा, अब डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने गलत कैलकुलेट कर लिए थे। अब क्या कहते हैं, द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर ऑल पीरियड्स presented shall be adjusted retrospectively including the restatement of comparative as a result of। देखिए भाई, किसी किस्म का बोनस इशू हो, शेयर स्प्लिट हो, शेयर कंसोलिडेशन हो या रिवर्स शेयर स्प्लिट, राइट इशू विद बोनस एलिमेंट, इस किस्म की कोई चीज, रिवर्स शेयर स्प्लिट से मुराद शेयर कंसोलिडेशन बन जाता है। शेयर स्प्लिट का रिवर्स शेयर कंसोलिडेशन कहलाता है। क्लियर? और साथ में राइट इशू अगर हमारे पास हो तो बेटा इन सिचुएशंस में नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ईपीएस भी चेंज हो जाता है। अब क्या हुआ, 33 requires the retrospective adjustments to the number of ordinary shares even if changes in shareholding structure occurs after the reporting period। क्या आपको ये बात समझ आई? अभी आप लोग पढ़ के आए, बोनस इशू करते थे ईयर 2005 में, राइट इशू करते थे ईयर 2005 में, शेयर स्प्लिट कर रहे हैं ईयर 2005 में, या शेयर कंसोलिडेशन कर रहे हैं ईयर 2005 में, लेकिन इंपैक्ट ईयर 2004 में लेके जाते हैं। जैसा नहीं था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इन चारों के इफेक्ट्स को रेट्रोस्पेक्टिवली लेके जाओ। हालांकि ईयर 4 को तो पता ही नहीं था कि तुम लोगों ने जाके ईयर 5 में क्या करना है, लेकिन हमने ईयर 4 के ईपीएस को चेंज किया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो चुके थे। कैसा नहीं था? इसीलिए आपसे कहता है कि भाई अब दोबारा से इसकी स्टेटमेंट को देखो कि IAS 33 रिक्वायर्स दिस रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। कौन सी? ये ऊपर वाली चारों, इससे रेलिवेंट रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट आपसे मांगता है टू द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इवन if changes in shareholding structures occur after the reporting period। देखो 2004 तो कंप्लीट हो चुका था, उसका ईपीएस कैलकुलेट हो चुका था, 2005 में ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद 2004 को जाके ठीक किया, तो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स आ गई थी इसमें। Before the financial statements are authorized for issue, the fact that per share calculation reflects such changes in the number of shares shall be disclosed।
अब यहाँ पर देखें 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास। बेसिक ईपीएस 2004 का जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया था वो 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आ गया था। 2005 की जो आपकी अर्निंग्स हैं वो 24 मिलियन है, लेकिन फिर देयर इज नो इशुएंस ऑफ अदर चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर 2004 में कोई किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। 2005 हाउएवर एमएल मेड अ बोनस इशू ऑफ 25%, तो 4 मिलियन का 25%, तो बोनस इशू कितने हो गए थे हमारे पास 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स। तो 15 अगस्त 2006 बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब हम लोगों ने क्या करना है इसके लिए, तो भाई बोनस इशू है हमारे पास, तो बोनस इशू के लिए तो एडजस्टमेंट फैक्टर होता था। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या था, आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर। तो आफ्टर कितने हो गए 4 मिलियन के बाद 1 मिलियन के शेयर, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा 5/4। अब आपने ईपीएस कैलकुलेट किया तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 4 रुपीज। और इसके लिए जब आपने कैलकुलेट किया 24 मिलियन डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई थी 4.8। अब ये सारे एग्जाम्पल हम लोग पहले कर चुके हैं, बोनस इशू वाली एग्जाम्पल उठा के देती है। क्लियर? सिर्फ बताना इसमें यह था कि आप लोग बोनस इशू कब कर रहे हो, लेकिन आपने उसके बावजूद प्रीवियस ईयर के ईपीएस को रीस्टेट किया है। क्लियर हो गई ये बात? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।